बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 20 जनवरी साल 2022 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। बैरूनी दौरा कैसा रहा आपका? बैरूनी दौरा ठीक था। अच्छा जी, आवाज़ आहिस्ता है बस वो यार वो सड़क बहुत ख़राब है, जीटी रोड। हाँ जी। वो गड्डी की भी तबाही फिर गई, अपनी में बंदे की भी तबाही फिर जाती। जिस सूबे का चीफ मिनिस्टर बुजदार हो उसकी सड़कें खराब ही होनी चाहिए। नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है जी, नंबर 1। ठीक है। अच्छा, जैसे वो नंबर 1 है ना, वैसे नंबर 1 चीफ मिनिस्टर है। कैसी दिलचस्प बात है दादाजी। मैं नहीं इससे एग्री करता, या मैं इस पे कमेंट ही नहीं करता। क्यों नहीं करते? यार अच्छी खबर से आगाज करते हैं। मुल्क में खाद का कोई बहरान नहीं है। झूठ, टोटल झूठ। सुन लो ना, मुल्क में खाद का कोई बहरान नहीं है। दरअसल मौजूदा हुकूमत में किसानों के पास इतने पैसे आए कि उन्होंने खाद की एक की जगह पे 5-5 बोरियां खरीदी हैं। अच्छा जी। जिसकी वजह से खाद की शॉर्ट सप्लाई हो गई है। और ये बात एक खातून है जो कि रोला डालने में बड़ी मारूफ है, टीवी पे बैठ के ज़रा जब चीखें मारेगी खातून तो लोग चुप करके उसकी बात सुनेंगे ना। ये को पार्लिमानी सेक्रेटरी है, उसने बताया है कौम को। नहीं, और मेरा मतलब है कि चीखे जूम आई है, चीखे जूम आई है। यार ये आप अपने मानी निकालते रहो, मैं तो मेरा मतलब है खबर पढ़ रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आप कहते तेरा ज़हन ही नहीं ठीक। मैंने नहीं कहना, वो लोग खुद जानते। अच्छा चले ठीक है, आप ऐसे संजीदा हो। उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर फरमाया है कि लोगों के पास माई अब्बा जी भी जड़े सन वो भी बंदूक ही चुक्की रखी, उन्होंने सारी उम्र होर कोई काम नहीं किया, फिर रिटायरमेंट की पेंशन ते गुजारा किया। निकाला है ना शजरास का। हाँ, आप भी, मेरा मतलब है आपको क्या पता ज़राअत क्या होती है, नंबर 1। और नंबर 2, यूरिया की बोरी ना इन दिनों के अंदर अगर रख के स्टोर करने की कोशिश की जाए तो पानी पानी हो जाती है। न किसान के हाथ कुछ आता है, न होल्ड करने वाले के हाथ कुछ आता है। तो मेरा मतलब है कि पूछ लेते हैं किसी से ना कि ये मैं इसके ऊपर ये बात करने लगी हूँ, तो फिर उसके ऊपर। लेकिन ज़ाहिर है कि जितने भी यूथिया और यूथड़े हैं वो तो इल्म के बहुत बड़े बड़े कुएँ हैं, वो जिन कुओं में गंदा पानी और वो बदबू नहीं आ रही होती। जी जी। लोग कहते हैं बच्चे करीब ना जाना, गैस की वजह से बंदा मर जाता है। ये उस तरह के कुएँ हैं इल्म और इरफान के। आप देखो ना, ये लॉजिक यार उसने कमाल का। और कौमी असम्बली में खड़े होके उसने कहा, यार मेरा मतलब है मैं तो इम्प्रेस हुआ हूँ। जिस तरह मैं ये ज़हनी माजूर एक शख्स गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर मुसल्लत हो गया है, जब वाइस चांसलरी साजिशें करके और फ़िरका वारियत को हवा दे के जो मुसल्लत हो गया है, लानती आदमी। जिस तरह वो ग्लोबल जो व्लॉगर हैं उनको बुला के बता रहा है कि जनाब हमने यहाँ पे हैरी पॉटर फिल्माया था, बंदा छितर लाल है, मार मार के इसकी नस्लें मुका दे। यार तालीमी इदारे का काम होता है रिसर्च, नए रुझानात उसको माशरे के अंदर डिफ्यूज़ करने के लिए उस पर सेमिनार्स, ये तालीमी इदारे का काम होता है दुनिया भर के अंदर जी। और ये जो चवल है यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का, वो हैरी पॉटर फिल्मा के ना, हैरी पॉटर फिल्माया, लोकल लेवल के ऊपर मामला डिस्कस हो गया, हम चुप रहे। अब वो जो ट्रैवलर्स नहीं होते, ग्लोबल ट्रैवलर मोबाइल चुकी फेर देना व्लॉग्स बनाते हैं, उनको बुला के तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज़ दिखवा रहा है। यार इसका साइकोपैथ, इस साइकोपैथ का ना कोई एनालिसिस होना चाहिए, इसको बाकायदा विजिट करने चाहिए साइकेट्रिस्ट को, और इसका कोई दिमागी इलाज होना चाहिए। यार जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के पथेटिक बॉज़ने बैठे होंगे तो वहाँ पे फिर यही होगा ना कि खाद स्टोर कर लिया हर किसान ने। एक मिनट। हाँ। जिस बंदे ने कहा था मैशत बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है, उसका काम मैशत पे सेमिनार करवाना था नहीं, तो फिर रोग इस बात को रहे हैं। कमाल है वैसे यार, हर तरफ यही हालात है। मेरे सर दे नाल को जरा सीज फायर चल रहा है वो बंद करवाई, मेरा मतलब सीज फायर खत्म करवाई। बता रहा हूँ सर, मैंने कहा कि सर इंडिया के नाल सीज फायर हो सकता है, साढ़े नाल भी कर लो बादशाह।
सिंबॉलिक है ना सर। $200 जी, विद होल्डिंग टैक्स अगर लग गया, जो कि लग गया 16%, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर 200 रुपए तक जा सकता है। मैं इस खबर को इतना तवज्जो ना देता अगर ये शाहिद इकबाल साहब ने ना दी होती। बाबा शाहिद इकबाल। बाबा जी शाहिद इकबाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम है, ख़ास तौर पे मालियाती सहाफ़त में। मॉनेटरी जर्नलिज्म जो है वो उनको फिंगर टिप्स पे खिलाते हैं, तो कई गवर्नर स्टेट बैंक को ट्यूशन पढ़ा लें हैं। तो अब उन्होंने ये खबर दी है कि विद होल्डिंग टैक्स लग गया अगर एक्सचेंज कंपनियों के ऊपर, अच्छा एक्सचेंज कंपनियों के ऊपर, जी, तो फिर जनाब ये डॉलर को 200 रुपए तक जाने में कोई नहीं रोकना। बाबा जी ने वैसे ही मान खबर का इंट्रो पढ़ गई, पार्टी जड़ी है ना वो पक्की की थी जी, खबर शबर मैंने भिजवाता रहा, अगर तेरी खबर में छाप देना। ठीक है जी। डालने से आती की है इसको लीड लगा के ना, मतलब हैं, चलो ठीक। इंटरेस्ट रेट में और लैंडिंग रेट में कोई फर्क होता है? है इंटरेस्ट रेट और लैंडिंग रेट? जी जी, इंटरेस्ट रेट जो होता है सरकारी होता है, और लैंडिंग रेट्स? लैंडिंग रेट जिसमें बैंक देते हैं अपना मुनाफा डालने के बाद। मतलब हमारे यहाँ सरकारी इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 9.5 है हमारे यहाँ। हाँ जी जी, 9.5 है ना जी। लेकिन आप अगर बैंक से पैसे लेने जाएंगे, कोई बैंक आपको 11 देगा, कोई 12 देगा, कोई 13 देगा, कोई 14 देगा ना, वो बैंक फिर अपना खर्चा डालेंगे उसके अंदर कि यार हमने जो इतने बंदे बाबू उठाए हुए हैं टाई शें ला के, हैं बोशो ला के, तो ये इनकी तनख्वाहें कौन देगा, ये इतनी बड़ी बिल्डिंगों के किराए कहाँ से आएंगे। तो वो फिर जो होते हैं बैंक, वो फिर वो सारा खर्चा अपना उसके अंदर 2, 2.5, 3, जो एफिशिएंट बैंक होगा वो 1-1.5% डाल लेगा, जो इनएफिशिएंट बैंक होगा वो 3-4% डाल लेगा। तो यूँ वो अपना खर्चा डाल के तो इसके ऊपर लोगों को आगे लैंड करते हैं। जी, और ये मैंने आपसे इसलिए पूछा कि अगर सिंगापुर डेडलाइन से खबर जो है वो ब्लिंक की इंटरनेशनल मार्केट में कि चाइना ने अपने की लैंडिंग रेट्स कट कर दी हैं, कम कर 3% तक। जी। और उसके बाद जो मार्केट है हांगकांग की हैंग सेंग, वो 3% बढ़ गई। और हैंग सेंग का 3% बढ़ने का मतलब ढेर सारा वॉल्यूम होता है, ढेर सारा वॉल्यूम और ढेर सारे पैसे। ठीक हो गया जी। मैंने कहा ये इंटरनेशनल खबर भी। स्टेट बैंक ने फाइनेंसिंग का प्रोसेस जो है उसको डिजिटलाइज कर दिया, ये भी एक खबर छपी हुई। ओके, ठीक। अच्छा जी। काफ़ी इंतज़ार के बाद एसएमई पॉलिसी जो है वो लॉन्च हो गई है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो है वो एसएमई पॉलिसी लॉन्च कर दी है। अब पॉलिसी के मंदरजात क्या हैं वो तो दाजी फिर आप ही देखिएगा। मैं देख के आपको बताऊंगा, लेकिन उसमें कोई मेरा मतलब है कि यार जो सबसे बुरी खबर है ना आज, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने आईटी के ऊपर ना ब्रीफिंग तलब कर दी। गए आईटी वाले तो गए। ये जो खौफनाक खबर है ना, मैं तो इससे मेरा टोटरू कांप रहा है। प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी नहीं, सॉरी, आईटी के ऊपर अलग है, यूरिया के ऊपर अलग है। प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी गई है यूरिया की सूरत हाल के ऊपर। इसका मतलब यूरिया तो गए हो जी, नोटिस ले लिया प्राइम मिनिस्टर साहब, अब और क्राइसिस बेड़े गर्क हो गए। मेरा मतलब है जिस चीज़ का मौसूफ ने आज तक नोटिस लिया है उसका बेड़ा ही गर्क हुआ है। इतनी बड़ी पनौती कहते हो तुम? जी जी, पनौती। इतनी बड़ी नौसत है कि वो जिस चीज़ का नोटिस लेता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने यूरिया का नोटिस ले लिया यार। किसानों भाई फातिहा पढ़ लो, अब अगली फसल भी यूरिया के बगैर ही काश्त करोगे। ठीक है। और फूड क्राइसिस की तो बड़ी देर से दादाजी बात कर रहे हैं, आहो। गुज़िश्ता 1-1.5 साल से बात हो रही है। बड़ी प्लानिंग के साथ जो है वो करते हैं। इसके अलावा जो मैंने पहले खबर पढ़ी थी कि प्राइम मिनिस्टर ने आईटी का नोटिस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को सिलिकॉन वैली जो है ना उस मॉडल के ऊपर डेवलप किया जाए। ठीक है, ठीक है, यानी पैसे बाहर लाने के ऊपर आईटी के जो आप पैसे कमा के लाते हैं उसको रिमिटेंसेस के अंदर शामिल किया गया। फ़र्क समझना, रिमिटेंसेस के अंदर शामिल किया गया जाता है, उसको आईटी की एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं कहा जाता। ठीक है। और बुनियादी वजह ये होती है कि रिमिटेंसेस के ऊपर आपने शर्त लगा रखी है कि $1 लाख से सालाना पूरे साल में अगर कोई शख्स बाहर से पाकिस्तान में भेजता है तो फिर उसको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ेगा और सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक व्लॉग भी किया है, जो रज़ा बाकर ने जो खुदकुश हमला तो नहीं किया, बमबारी शुरू की है रानी तोप से। रानी तोप तो बरतानिया गई हुई है, चलो खैर,
रानी तोप से बमबारी शुरू की है जो जनाबे प्राइम अपना की ना है यार हुकूमत ने। अब उसके नतीजे में बाहर से आने वाला पैसा अगर आईटी की एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं है, यानी आईटी की खिदमात और सर्विसेज बरामद करके, खिदमात और प्रोडक्ट बरामद करके कमाया नहीं गया, तो फिर आपको स्टेट बैंक को, नैब को, एफआईए को बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। ठीक है, तो वो बात आपकी सुनने के पैसे लेंगे ना जी। नैब तो बिल्कुल खुले आम लेगा। और ख़ास तौर पे यूथी और यूथने वहाँ पे भर्ती किए हुए हैं अब्बा जी के कोटे के ऊपर, वो तो ज़रूर लेंगे उसका हिसाब कि हाँ जी दसो कित्थों आया। तो इसका मतलब ये है कि आईटी भी गया, फर्टिलाइजर भी गया और आईटी भी गया। मैंने कहा खबर तो मैंने पढ़ी है, लेकिन सामने जो खबर खुली वो पहले खाद वाली खुल गई। जी। एक और पनौती है, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में है। उसका नाम है फ्लाइंग सीमेंट। अच्छा। राइट दे के अब 300 मिलियन शेयर फिर इशू करने जा रहा है कामरान साहब, नारोवाल वाले शेख। तो करना क्या है भाई? खोना है लोगों के कोलों, डकैती करनी है। देखो बात सुनो, उठान देखते हैं ना किसी बंदे की, फ्लाइंग कोचों पे आवाज़ लगाया करते थे मौसू बसों के ऊपर। ठीक, फ्लाइंग कोचें आई तो कोचें पाली, तो फ्लाइंग कोच याद है? जी जी। पहली जो कोच आई थी, एयर कंडीशन बसें आई थी पाकिस्तान के अंदर। फिर फ्लाइंग कवर आया, पेपर में गए, पेपर का काम भी किया ना। फिर जब देखा कि ऐसे थे बहुत सारे लोग आ गए, तो जल्दी से वो बिजनेस बेच के तो कागज़ की मिल लगा ली। और इनकी कागज़ की मिलों की ना बड़ी कमाल की दास्तान है। दास्तान नहीं तो है हमारे पास, कि उन्होंने डीलर अपने मुकर्रर किए सारे शहर के, सारे पाकिस्तान के अंदर। उन डीलरों से एडवांस में सिक्योरिटी इतनी ली कि फ्लाइंग के नाल मंडियाली पेपर खड़ी कर ली। सही है। उस सिक्योरिटी से। ठीक है। अच्छा, आगे से वो जो डीलर थे वो भी रज के 2 नंबर थे ना। उन्होंने कहा कि आपने पेपर जब काटना है, ऑफसेट जब काटना है, तो 2 इंच कम काटना है। जी ठीक, सही है। ठीक है। वो 2 इंच ज़ायद इसलिए था कि वो कटिंग के अंदर कवर हो जाता था, मतलब कटिंग करनी होती थी, कतरने उतारनी होती थी साइडों से किताब को खूबसूरत बनाने के लिए, तो उसके अंदर चला जाता था। तो अब उन्होंने 0 मार्जिन कर दिया वहाँ पे। नतीजे के तौर पे वो जो डीलर 2 नंबर थे ना, उन्होंने भी पहले साल में अपने सारे पैसे पूरे कर लिए, लोगों की जेब से निकाल लिए। ठीक है। यानी कामरान साहब भी माशाल्लाह, ठीक है, अगो उन्होंने डीलर भी माशाल्लाह। और मोनोपली रही है इसकी। ये जाते हैं, पहले नेशनल टैरिफ कमीशन होता था, एनटीसी, अब भी शायद वही है, वो उसको थबंटू पहुंचाते हैं, वो पेपर की इंपोर्ट के ऊपर धड़ल किस्म का टैक्स लगा देता। ठीक है। और फिर आपको पता है कि जिस बिज़नेस के अंदर पैकेजेस शामिल हो, उस बिज़नेस को तो महा किस्म की प्रोटेक्शन दी जाती है ना पाकिस्तान के अंदर, तो वो दी जाती है। ठीक है जी। वो दी गई, तो उसके बाद फिर मौसूफ पकड़ाई ही नहीं थी। इन्होंने फ्लाइंग सीमेंट भी नहीं कहा ना। जी, फ्लाइंग सीमेंट। ठीक है। तो ये आपने फ्लाइंग पेपर की बात की या सीमेंट की? सीमेंट की बात की। तो अब फ्लाइंग सीमेंट जो था उसमें इनके फैसले बुनियादी तौर पे गलत हैं। बुनियादी तौर पे इनके जो फैसले हैं ना प्रोडक्शन प्रोसेस के, वो बहुत गलत है। देखिए, आप अगर फर्नेस ऑयल के ऊपर उसको फ्यूल का मेन सोर्स डिक्लेयर कर देंगे तो आपकी कंपनी की कभी वायबिलिटी निकल ही नहीं सकती, ख़ासतौर पे सीमेंट मैन्युफैक्चर। उसके अंदर जब तक आप अल्टरनेटिव फ्यूल नहीं डालेंगे किसी ना किसी लेवल के ऊपर, या फिर आपको डीजी खान सीमेंट की तरह सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है वो गैस मिल रही हो, और वो भी आपको पता है इंडस्ट्री को साल में 9 महीने मिलनी होती है, तो बेहतर है अल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ चले जाएं। 4-5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट के ऊपर अगर 30-35 करोड़ रुपया लगा के आप इस गैस से और इस फर्नेस ऑयल से जान छुड़ा लेते हैं और फ्यूल की प्राइसेस भी खुद डिक्टेट करना शुरू कर देते हैं, तो आप तो मतलब खरबों कमाना शुरू कर देंगे ना। ठीक है। लेकिन विजन, चूंकि टेक्निकल विजन हमारे सेठ का वैसे ही ज़ीरो होता है। जो एरोगेंस है ना, मैंने ये देखी है यार, वैसे आपस की बात है भाई जी, एरोगेंस जो होती है ना कि मैंने नया तजुर्बा नहीं करना और मैं अकले कुल हूँ, ये माशाल्लाह फ़ौज के अंदर नहीं पाई जाती है, हमारे बिजनेस इंडस्ट्री कम्युनिटी में भी है।
इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी में भी पाई जाती है, ब्यूरोक्रेसी में तो भी मुझे है। सब कुछ पता है, ठीक है। इंजीनियर की खड़े खलोते बेइज्जती कर देनी है, क्यों? क्योंकि मैं सेठ हूं ना और मैंने सब कुछ पता है। अब आप अंदाज़ा फरमाएं कि कर सकते हैं यार, आप इसके ऊपर नहीं करेंगे। इसकी निस्बत मैंने देखा कि पख्तून जो एंटरप्रेन्योर होता है वो लर्न करने के ऊपर हर दम आमादा होता है। वो टेक्निकल बंदे को कहता है कि ये करना आप नहीं, मुझे तो ये रिजल्ट चाहिए। और सेठ का यही होना चाहिए रवैया कि भाई मुझे ये रिजल्ट चाहिए, अगर आप ये नतीजा नहीं दे सकते तो मुझे ये ना सुनाओ कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। वो साल के अंदर बंदा रिप्लेस कर मारता, साल एक देता है, वो साल के अंदर नताइज नहीं आए, ठीक, कोच अस्सलाम वालेकुम, वो अस्सलाम वालेकुम करके उस बंदे को बाहर निकालता है। बेरोजगारी का जो लेवल है 10 बंदे बाहर खलोते होंगे, वो कहते हैं भाई ऐना करना है, ऐ करना है कि एनर्जी का जो कंपोनेंट है पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, मैं मिसाल के तौर पे बात करने लगा हूँ कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग की चीज़, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के वजह 100 रुपये आता है और उसमें एनर्जी का हिस्सा जो है वो 30 रुपये है, बाकी तनख्वाहें हैं, वीर एंड टेयर, ये वो है। भाई इसको 20 पे लाना है, ठीक है। आप एनर्जी रिकवरी का प्रोसेस डालें, आप मुझे कहें इसमें मैं 10 करोड़ 20 करोड़ लगाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये रिजल्ट चाहिए। यानी लाहौर के अंदर हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने 3 साल के अंदर 4 इंजीनियर इस बुनियाद पे बदले कि रिजल्ट चाहिए जी, और 5वें ने फिर आगे रिजल्ट दे दिया। और चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड ही होती हैं। ठीक है, तो बस ये मैंने कहा वैसे ही जरा जहन में आ गई थी एक बात, तो उसके ऊपर बात करते FBR चलें। यार सुना है पिछले 2 रोज से स्टॉक मार्केट में फटा लग रहा है। जी जी, हैं? 700 पॉइंट जो है ना लगे हैं मार्केट में। वजह क्या है? शायद वो IMF के साथ जो मामलात है ना, वो इल्तवा का शिकार है, इस माह के एंड पे चला गया है, तो मार्केट उस पर पहले ही बेट्स होना शुरू हो गई थी, तो अब करेक्शन तो होनी थी ना, तो मार्केट ने करेक्शन ले ली। बहुत अच्छा। FBR ने 40 शहरों पे जो नजर सानी शुदा कीमतें हैं उस पर इतलाक रोक दिया, अमल दरामद। प्रॉपर्टी की कीमतें, जी, प्रॉपर्टी भी तो साथ बता। जी जी, प्रॉपर्टी की कीमतों पर अमल दरामद 31 जनवरी तक रोक दिया है। हाँ, ये इन्हें वापस लेना पड़ेगा। ब्लूमबर्ग के अंदर एक आर्टिकल छपा है और दी न्यूज़ ने उसको जो है वो रिप्रोड्यूस किया है। वो चूँकि यूथिए बैठे हुए हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। अब ये एक रीनेम किया है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है जी। इसको पहले ये पंजाब हार्टिकल्चर एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तौर पे कर बैठे थे, तो उसका एब्रीविएशन बहुत जी अजीब टेढ़ा बनता था। वो चूँकि पता ही नहीं है लोकल अल्फाज का या सिविलाइजेशन का, तो वो फिर किसी ने जाके मेरे वर्गे ने हाथ जोड़े, खुदा दा खौफ करो यार की करन डे हो, वहाँ फिर उसको रोडा कर दिया है RUDA, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी कर दिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाँ अच्छा जी। उसके ऊपर एक आर्टिकल छपा है ब्लूमबर्ग के अंदर, और ब्लूमबर्ग ने ये सवाल उठाया है कि $7 बिलियन का ये जो रावी सिटी प्रोजेक्ट है, ये दरिया बहाल करने का मंसूबा है या ज़मीनों पे कब्ज़े का मंसूबा जी। और उसने फिर वो सारा उस पर लिखा है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी ही लड़का है, बच्चा होगा अपना, जिसने इसके ऊपर इतनी मेहनत की है। लेकिन महमूद रशीद साहब जो है ना, नहीं जी, महमूद रशीद साहब को जानते हैं आप? PTA वाले? हाँ जी जी। उनके भाई हैं मुस्तफ़ा रशीद साहब। अच्छा जी। ठीक है, तो मुस्तफ़ा रशीद साहब मुतासरीन की एक कंपनी बना के ना तो एक्टिव हो गए हैं। दोनों भाई बड़े वारदाती हैं, और ख़ास तौर पे जब ज़मीन का मामला आ जाए तो दोनों राइयों की आंखों के अंदर ना डॉलर साइन उतर आते। उन्हें कहा भाएं तुसी इधरों खेडो, मैं इधरों खेडना, मैं बाहर आपस में शो किया, लड़े हुए हैं नाराज। लेकिन पिच के दोनों तरफ खुद ही खेल रहे हैं। पिच के दोनों तरफ खुद ही खेल रहे हैं। उधर से वो किसानों की तरफ से चौके छक्के ला रहा हो, और माई डेड बॉडी, और जाना दे देंगे, ज़मीन नहीं देनी है, वो सारा कुछ ठीक है। और इधरों ये जनाब जड़ा ना हो, हम जनाब $6 अरब का और $7 अरब का और $20 अरब का सरमायाकारी करने जा रहे हैं, और ये हो रहा है और वो जी, हो रहा है। टाइम शॉर्ट है, ज़रा जल्दी वाइंड अप करते हैं। ठीक है,
बस मैंने कहा आर्टिकल छपा है और पढ़ने के लायक है कि वो क्या है सिलसिला, और इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल नज़रें भी आई हैं। ब्लूमबर्ग तब ही आता है इस तरह के मौके के ऊपर। हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों इमरान खान साहब ने बड़े धड़ल्ले के साथ नारे मार के जो वाल्टन की तारीखी हवाई अड्डा है और उसके ऊपर एक स्कूल बना हुआ है या हवाई अड्डा, उसके अंदर वो तरबियती इदारा बना हुआ है, पायलट को तरबियत देता है, उसकी जगह के ऊपर उन्होंने ऐलान किया था कि हम एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बनाएंगे। जब हमारे जैसे लोगों ने बताया पाइन पेपर थे तो कोई काम कर लो, उसके बाद दोबारा भूले नहीं इमरान खान साहब। ज़ाहिर है बड़क मारनी होती है, लंबी लाफजनी करनी होती है यार, डामू खोल कर लाफजनी करनी होती है। तो जब लाफजनी हो जाती है उस दिन हेडलाइन बन जाती हैं, यूथ ये घुंघरू तोड़ लेते हैं, यूथ ने मेरे जैसे मौलवियों को गालियाँ बक लेती हैं, फिर ख़त्म। तो फिर ख़त्म, वो उस दिन का सामान होता है। तो उसके बाद दोबारा उसके ऊपर कोई हिलजल हो ही नहीं, क्योंकि हो ही नहीं सकती। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, बस उसका कब्जा ज़रा देना है डीएचए वालों को, तो वो इंशाल्लाह हो गया होगा। बस ये आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।